नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2018 में पूछे गए गणित प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अभी तक जितने भी वर्षों में डीएलएड की परीक्षाएं हुई हैं, अगर सभी वर्षों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन सब्जेक्ट वाइज डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी। ठीक है, देखिए पहले विकल्प की बात करें, हमसे पूछा गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जो केवल स्वयं से विभाजित होती है, किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 81 की बात करें तो ये 9 से विभाजित हो जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। इसके बाद से देखिए 87 की बात करें तो ये 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 81 भी 3 से आपका 9 से भी और 3 से भी विभाजित हो जाएगा, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें 83 की तो ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 89 की बात करें तो ये किसी भी संख्या अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, केवल स्वयं से विभाजित होंगे, इसलिए यही अभाज्य संख्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो देखिए कोणों के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि लगातार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कोण होता है न्यून कोण, जो कि आपके विकल्प में भी दिया गया है। तो ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 अंश से छोटा होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो प्रश्न में हमसे 90 के बराबर पूछा गया है, तो न्यून कोण क्या होता है? ये 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। इसके बाद से न्यून कोण के बाद से अगला जो कोण आता है वो होता है समकोण। समकोण का मतलब कि जिसकी वैल्यू 90 अंश के बराबर हो, तो यही हमसे पूछा गया था, तो उत्तर हो जाएगा हमारा समकोण हो जाएगा। ठीक है, बाकी के अगर विकल्पों की बात करें तो देखिए समकोण के बाद होता है अधिक कोण। तो एक ऐसा कोण जिसका वैल्यू 90 से बड़ा हो लेकिन 180 अंश से छोटा हो, तो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसके बाद आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण को ही सरल कोण कहते हैं, यानी कि एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनेगा? आप कहेंगे 180 अंश का कोण बनेगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे 90 अंश के कोण के बात की गई थी, जिसे हम लोग समकोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाए जाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक वृत्त है और इस पर 2 कोई भी बिंदु है। एक बिंदु मान लीजिए मैं ये ए ले रहा हूं और दूसरा बी ले रहा हूं, तो इन वृत्त के 2 बिंदुओं को जब मैं मिला दूंगा तो इसे क्या बोला जाएगा? चलिए, पहला दिया गया परिधि। परिधि क्या होता है? वृत्त के जो परिमाप होता है, जैसे कि आयत का परिमाप आप बोलते हैं, उसी प्रकार से ये भी परिमाप होता है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नाम है परिधि। यानी कि ये जो एक तरीके से ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन जा रही है, इसकी लंबाई अगर हम लोग नाप ले तो उसे परिधि बोलेंगे, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। उसके बाद से चाप दिया गया, जैसे मान लीजिए चाप क्या होगा, तो यहां से ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो एक तरीके से वक्र वाली लाइन है, ये वाली, ये एक चाप बोला जाएगा, या फिर इसी प्रकार से ये ऊपर वाली एक लाइन को आप चाप बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। त्रिज्या की बात करें तो मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली कोई भी रेखा त्रिज्या कहलाती है, तो प्रश्न के अनुसार ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा जीवा। देखिए वृत्त पर किसी भी 2 बिंदु को, वृत्त की परिधि पर किसी भी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम अगर आप जानते रहेंगे तो तुरंत आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुविकल्पीय है, आपको सॉल्व करके तो दिखाना नहीं है। या तो आप सब में 5 से भाग दे करके देखेंगे, ये एक पहली विधि हो सकती है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का ही समय मिलता है आपको गणित के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए। तो 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस भी दी गई संख्या में अंतिम अंक जो हो, अगर या तो वो 0 हो या तो 5 का 5 हो, यानी अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, वहीं 5 से विभाज्य केवल हो सकता है। चारों विकल्पों में देखिए, क्या अंतिम अंक 0 या फिर 5 है? नहीं है, तो उत्तर नहीं होगा। क्या ये 0 या 5 है? नहीं है, तो उत्तर नहीं होगा। क्या ये 0 5 है? नहीं है, तो उत्तर नहीं होगा। लेकिन इस वाले की बात करें तो देखिए अंतिम अंक 5 है, यानी अब आपको भाग देने की जरूरत ही नहीं है, ये 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा 5 से विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 3775 यानी 3775 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 15% का भिन्न रूप क्या होगा। तो देखिए यहां पर दिया गया आपको 15 और प्रतिशत। प्रतिशत को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? 15/100 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद से 5 से काटिए तो 5 तिहाई 15 और 5 से इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 3/20 हमारा उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए, पहले ही विकल्प में दिया गया 3/20 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दोस्तों यहां से अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं।
छठवां प्रश्न पूछा गया था, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। ठीक है, तो टोटल पूर्णांक जो है वो 500 है और 500 में ही उसको 65% मिले हैं, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी प्राप्तांक होता है, जो भी अंक वो प्राप्त करता है, वो पूर्णांक में ही आपको कैलकुलेट करना होता है। तो पूर्णांक हमें 500 दिया गया है और इसका 65% निकाल देना है, तो 65/100 आप कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 5 से गुणा करेंगे तो 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 छक 30 और 2 32 हो जाएगा। यानी कि हमसे पूछा गया था कि राकेश को कितने अंक मिले, तो राकेश को 325 अंक मिले हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, समीकरण 3x - 5 इज इक्वल टू x + 3 को हल कीजिए। हल करने का मतलब कि सीधे से आपको x की वैल्यू पूछी जा रही है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है उसको एक तरफ पक्षांतर कर दीजिए और जहां जहां एक तरीके से न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही है उसको दूसरी तरफ पक्षांतर कर दीजिए, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर चूंकि x प्लस में है तो इधर मैं पक्षांतर करूंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x - x बराबर, यहाँ देखिए 3 प्लस में है तो 3 में लिख दिया और यहाँ पर 5 जो है माइनस में, जब इधर मैं पक्षांतर करूंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 3x में से एक x घटेगा तो आपका 2x बचेगा और 3 + 5 बराबर 8 हो जाएगा। अब यहां से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 8/2, यानी x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x बराबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर होता है और भुजा का मान हमें कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर दिया गया, तो सिंपली आप इसमें रख दीजिए, तो यानी 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। और ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर में इसकी भुजा दी गई थी तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब तक आप मात्रक नहीं लिखेंगे तब तक आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है, एग्जामिनर चाहे तो पूरे नंबर भी काट सकता है अगर आपने इसका मात्रक नहीं लिखा तो। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, x + 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। तो इसका मान आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या तो आप इसको x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x + 5 लिख करके अब यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab। अब a की जगह आपको x रखना है और b की जगह 5 रखना है, तो a की जगह मैं x रख रहा हूँ, तो देखिए a की जगह x रखेंगे तो क्या हो जाएगा x² + b की जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, + 2ab। 2 और a की जगह x रखना है और b की जगह 5 रखना है, यानी कि देखिए क्या हो गया x² + 25 + 10x इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, x² + 25 + 10x। अगला प्रश्न पूछा गया था, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये अति लघुत्तरीय प्रश्न में दिया गया है, 1 नंबर का प्रश्न है, तो आपको रचना नहीं लिखना है कि किस प्रकार आपने बनाया, सिर्फ आपको बना करके दिखा देना है। तो सबसे पहले आप पटरी की मदद से एक सीधी रेखा खींचेंगे, उसके बाद से प्रकार का नोक यहां रखते हुए प्रकार में किसी भी लंबाई का आप चाप लेंगे और इसको इस प्रकार से काट देंगे। ठीक है, अब देखिए जब आप प्रकार के नोक को यहां पर रख करके उसी लंबाई से, देखिए यहां पर जो नोक रख करके आपने चाप काटा था, अब लंबाई आपको बदलना नहीं है, उसी नाप से अब प्रकार के नोक को आप यहां रखेंगे और उसी नाप से पहला जो चाप लगाएंगे वो 60 अंश का होगा। तो यहां से जो ये रेखा मिलेगी, ये वाला जो कोण होगा ये 60 अंश का कोण हमारा बन जाएगा। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर एक बार जब मैंने चाप लगाया तो ये 60 ही अंश का कोण क्यों बनता है। इसका एक रीजन है, क्या रीजन है ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां से जब नोक रख करके हमने यहां से चाप लगाया तो ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई, इस वृत्त की ये त्रिज्या हो गई, क्या हो गई ये जो है ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब इसी त्रिज्या से आप क्या कर रहे हैं कि यहां पर चाप लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी त्रिज्या से आप यहां पर चाप लगा रहे हैं। अब अगली बार जब यहां पर प्रकार का नोक रख करके आप चाप लगाएंगे, फिर यहां पर रख करके चाप लगाएंगे, फिर यहां पर चाप लगाएंगे, फिर यहां पर चाप लगाएंगे, तो टोटल ये 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 बराबर भाग में बढ़ जाता है। अब यहां पर कोण देखिए, किसी भी वृत्त के केंद्र पर कोण कितने अंश का बनता है, आप कहेंगे कि 360 अंश का, और टोटल कितने भाग बने हैं,
बने हैं 6 भाग, यानी कि एक भाग का वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक एक भाग था, इसकी वैल्यू का कोण अगर हम लोग निकालना चाहें तो 360/6 कर देंगे तो 60 अंश आ जाएगा। इसीलिए जब भी आप प्रकार का नोक रख करके किसी भी चाप से यहाँ पर चाप लगाएंगे और उतना ही नाप से जब यहाँ पर चाप काटेंगे तो पहली बार जो काटेंगे वो हमेशा 60 अंश का कोण बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपको सिर्फ कोण बना करके दिखाना था, ये मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बताया हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, संख्याओं 13, 39 और 273 का मौसा ज्ञात करिए। तो इसका मौसा किस प्रकार से ज्ञात करना है आपको नहीं बताया गया है। आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या तो भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं या तो गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से देखिए, पहले 13 का जब गुणनखंड करेंगे तो 13 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, केवल 13 से, ये केवल स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो इसे आप 13 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसके बाद से 39 की बात करें तो 39 क्या होगा, 13 गुणे 3, 13 तियां 39 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 273 की बात करें तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा 13 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। अब देखिए सभी में कौन सा अंक या फिर कौन सा गुणनखंड कॉमन है, वही हमारा मौसा होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो तीनों में देखेंगे तो 13 आपको कॉमन दिख रहा है, तीनों में क्या दिख रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, इसका मौसा 13 हो जाएगा। एक तो ये विधि होगी गुणनखंड विधि के माध्यम से, और दूसरा आप भाग विधि के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए 13 का मैं 39 में भाग दे देता हूं तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 13 तियां 39, ये पूरी तरीके से कट गया। अब इसी 13 का आपको किस में भाग देना है, 273 में। तो 13 से मैं भाग देता हूं 273 में, तो देखिए 13 दूनी 26 हो जाएगा, तो 1 बचा 13 और ये एक बार में चला जाएगा, यानी यहाँ पर भी शेषफल 0 आ गया। यानी कि हमारा गुणनखंड क्या होगा, देखिए हमारा गुणनखंड होगा 13, क्या हो जाएगा 13। तो दोनों विधि से आपने देख लिया कि मौसा कितना आ रहा है, हमारा उत्तर हो जाएगा मौसा बराबर 13, सही जवाब है। दोस्तों यहां से लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं, यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्न यहां से शुरू हो रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 10% की हानि हुई है, कितने में बेचने पर, 1800 में। ये बेचने की वैल्यू है, यानी कि क्या है, विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मान कितना दिया गया है, 1800, और यहाँ पर हानि प्रतिशत कितना दिया गया है, 10%। ठीक है, यानी कि लॉस परसेंटेज की वैल्यू कितनी दी गई है, 10%। ठीक है, साइकिल का क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखिए हानि प्रतिशत क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, हानि प्रतिशत बराबर, हानि कैसे होगा, क्रय मूल्य में से, यानी कि सीपी में से, देखिए हानि प्रतिशत कैसे होगा, सीपी में से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे और बटे सीपी और गुणे 100 हो जाता है। यहां तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ हानि प्रतिशत कितना दिया गया, 10 दिया गया है, और सीपी माइनस एसपी का मान कितना दिया गया, आप कहेंगे कि 1800 दिया गया है, 1800 मैं रख देता हूँ, बटे सीपी हो जाएगा और गुणे 100। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, सीपी का इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी, और देखिए 10 यहाँ बचा हुआ है, इसका इसमें गुणा करते चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सीपी, इसको ब्रैकेट में रखिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 10 सीपी हो गया, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 18,000 इधर माइनस में, इधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 10 सीपी है और 1 सीपी ये है, तो इधर पक्षांतर करने देंगे तो 10 में से 1 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 सीपी बराबर 18,000 आ जाएगा। देखिए 9 सीपी बराबर 18,000, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 18,000 बटे 9, यानी कि 2000 सीपी का वैल्यू हो जाएगा। सीपी क्या था, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। तो हमसे यही पूछा गया था क्रय मूल्य क्या होगा साइकिल का, तो साइकिल का क्रय मूल्य 2000 रुपये होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन यानी कि पी का मान 500 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से समय कितना दिया गया, देखिए 3 वर्ष के लिए दिया गया, यानी टी का मान कितना दिया गया है, 3 वर्ष। ठीक है, और वार्षिक ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बराबर कितना दिया गया है, 12% दिया गया। ठीक है, तो हमसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, सबकी वैल्यू दी गई है, आपको सिर्फ पुट कर देना। देखिए पी का मान 500 हो जाएगा, गुणे आर का मान कितना दिया गया, 12 दिया गया है, और टी का मान कितना है, 3 है, बटे 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 देखिए 12 25 60, और 60 गुणे 3 180, यानी कि इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का मान कितना आ जाएगा, 180 रुपया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 180 रुपया, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिए एक व्यंजक दिया गया है और इसको सरल करने के लिए बोला जा रहा है। तो सरल करने का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट में, इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, यानी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए सबका मैं अंदर मल्टीप्लाई करते चल रहा हूँ। देखिए एक्स का वाई से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। फिर एक्स का जेड से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्लस वाई का जेड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए y का x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। फिर देखिए z का x के साथ करेंगे तो प्लस का जेड एक्स हो जाएगा। फिर देखिए z का y के साथ करेंगे तो माइनस का वाई जेड हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक्स वाई है प्लस में और यहाँ पर एक्स वाई है माइनस में, तो प्लस है माइनस है तो दोनों कट जाएंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पर जेड एक्स माइनस में है, देखिए ये माइनस है, और यहाँ पर जेड एस देखिए प्लस में है, तो ये भी दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए वाई जेड प्लस में है, यहाँ पर देखिए वाई जेड ये माइनस में है, तो ये भी दोनों आपस में कट जाएंगे। यानी इसकी सभी वैल्यूज जो है वो कट जाएंगी और कट करके इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया था इसको सरल कीजिए, तो इसका सरल करने पर इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाना होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहले छात्रों की संख्या कितनी थी, 50 छात्र थे। ठीक है, तो टोटल कितने दिन खाना चल रहा था, 40 दिन चल रहा था। ठीक है, और अब छात्रों की संख्या कितनी हो गई, देखिए 30 छात्र और बढ़ गए, 30 छात्र और आ गए, तो पहले से छात्रों की संख्या 50 थी, 30 और आ जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 80 होने के बाद कितने दिन खाना चलेगा, कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं मान ले रहा हूं कि x दिन में समाप्त हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए 40 से इसको काट देंगे तो 2 बार में जाएगा और 2 से इसको काट देंगे तो 25 बार में जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 25 आ जाएगी। यानी हमसे यही पूछा गया था कि अगर 30 छात्र और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो टोटल ये 25 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। इसकी लंबाई हमें 13 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आयताकार गत्ता है तो आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, एरिया कितना दिया गया है, 117 दिया गया है, और लंबाई कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, और चौड़ाई यानी b की वैल्यू हमें निकालना है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 117 में 13 से भाग दे दीजिए, तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। 13 9 117 होता है। ठीक है, यानी इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी b का मान 9 सेंटीमीटर। इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया और यहाँ पे मात्रक मीटर और सेकंड में दिया गया। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए ये एक रेलगाड़ी है, ये जा रही है और यहाँ पर कोई एक खंबा है, तो खंबा तो बिल्कुल इसकी लंबाई की अगर बात करें, देखिए खंबा की जो लंबाई होगी, क्योंकि ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो लंबाई भी हमें इसी डायरेक्शन में देखना है, तो इसकी लंबाई, खंबे की लंबाई कितनी हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी इस ट्रेन के सापेक्ष। ठीक है, तो इसकी लंबाई हम लोग जीरो मान करके चलेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रेन की एक्चुअल लंबाई है जो कि 270 मीटर है, इस खंबे को पार करने में अपने कुल लंबाई के बराबर ही वो दूरी तय करेगी। देखिए मान लीजिए ये गाड़ी का इंजन है, तो यहाँ पर गाड़ी का इंजन जब पहली बार इस खंबे को क्रॉस करेगा तो ये पूरा खंबा क्रॉस नहीं माना जाएगा। जब तक इसका अंतिम डिब्बा इस खंबे को क्रॉस करके यहाँ तक नहीं पहुँच जाता है तब तक ये खंबा पार नहीं माना जाएगा। यानी कि इस खंबे को पार करने में टोटल ट्रेन कितनी दूरी चली, इतनी ही तो चली जितना उसका लंबाई था। यानी कि कुल चली गई दूरी हमारे कितना हो जाएगा, 270 मीटर हो जाएगा कुल चली गई दूरी। ठीक है, तो दूरी हमें कितना मिल गया, 270 मीटर। इसके बाद से समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है हमें 9 सेकंड। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, चाल हमसे पूछा गया है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी हमें कितना दिया गया, 270 दिया गया, 270 मीटर में दिया गया था, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से भाग दे देंगे, बटे समय 9 सेकंड है, तो सेकंड को घंटे में बदलने के लिए पहले 60 से भाग देंगे तो मिनट में बदला, और फिर 60 से भाग देंगे तो घंटे में बदला। ठीक है, तो अब देखिए इससे अगर हम लोग काट दें तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये इसका ऊपर में गुणा हो जाता है और इसका यहाँ पर गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 227 केवल बचेगा। अब गुणे 60 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 100 और गुणे 9, तो 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए 1 0 से ये कट जाएगा, 1 0 से ये कट जाएगा।
अब देखिए ऊपर केवल 3 बचा है, यहाँ पर 6 बचा है और यहाँ पर 6 बचा है, तो कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 18 गुणे 6, तो देखिए 6 अठे 48 के 8 हाथ में 4, 6 और 4 10, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा इस ट्रेन की चाल हो जाएगी। उत्तर हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। देखिए गुलाब के टोटल 300 पौधे हैं, गेंदा का 250 पौधा है, जूही का 100 पौधा है, डहेलिया का 150 पौधा है, रजनीगंधा का 450 पौधा है। ये सभी आंकड़े दिए गए हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पिक्टोग्राफ क्या होता है? तो आपको सिंपली एक सारणी बनानी है जिसमें किसी भी इमेज के द्वारा आपको इन चित्रों को रिप्रेजेंट करना होगा। अब क्या आप 300, 450, 250 चित्र बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? पैमाना मानना होगा। पैमाना मानना होगा। पैमाना देखिए ऐसे हम लोग मानते हैं कि जिससे सभी संख्याएं कट जाए। अब कौन सी संख्या से सभी संख्याएं कटेंगी? तो आप बोलेंगे कि 50 का पैमाना मान सकते हैं। यानी कि मैं मान ले रहा हूं कि ये मान लीजिए कि एक फूल हो गया इस तरीके से, ये मैं पैमाना मान रहा हूं कि एक फूल का मतलब 50 होगा, एक फूल का मतलब 50 हो जाएगा। तो जब 50 से इसको भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा? ये 6 बार में जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा? ये 5 बार में जाएगा। ये 2 बार में जाएगा। ये 3 बार में जाएगा और ये 9 बार में जाएगा। यानी कि अब गुलाब के हमें 6 केवल इस प्रकार के सिंबल बनाने होंगे, गेंदा के हमें 5 सिंबल बनाने होंगे, जूही के हमें 2 सिंबल बनाने होंगे, डहेलिया के 3 सिंबल बनाने होंगे और रजनीगंधा के टोटल 9 सिंबल बनाने होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहां पर आपको इस प्रकार से सारणी बना लेनी है। ठीक है, इस प्रकार से आप सारणी बना लेंगे और यहाँ पर देखिए पहला जो था हमारा क्या था? गुलाब था। तो मैं यहाँ पर देखिए लिख रहा हूँ गुलाब। ठीक है, इसके बाद से दूसरा क्या था? गेंदा था। तीसरा क्या था? जूही था। चौथा क्या था? डहेलिया था। और पांचवा क्या था? रजनीगंधा था। ठीक है, तो टोटल इस प्रकार से आप बना लेंगे। अब देखिए गुलाब का कितना था? गुलाब 300 में 50 से भाग दिया था तो 6 आया था। यानी कि गुलाब का हमें कितना बनाना है? गुलाब का 6 फूल बनाना है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से गेंदा 250 टोटल फूल थे, 50 से भाग हमने दिया था तो 5 बार में गया था। यानी कि गेंदे का हमें 5 फूल बनाना है। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसी प्रकार से जूही के 100 फूल थे तो 50 से हमने भाग दिया तो 2 बार में गया था, तो जूही के 2 फूल हम लोग बना देंगे ऐसे 1 2। इसी प्रकार से डहेलिया के 150 फूल थे तो 50 से हमने भाग दिया तो 3 बार में गया था, तो 3 इस प्रकार से हमें फूल बना देना है। ठीक है, 2 और ये 3। इसी प्रकार से रजनीगंधा के टोटल 450 फूल थे जिसे हमने 50 से भाग दिया था तो टोटल 9 बार में गया था। यानी रजनीगंधा का कितना बनेगा? 9 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। आप कहेंगे कि सर क्या सिंबल ये जरूरी है ऐसा मानना? आप कुछ भी सिंबल मान सकते हैं, उसी सिंबल को आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा इस ग्राफ में। ठीक है, तो ये पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर डीएलएड के सभी वर्षों के सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।